पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ा है। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे, यानी कि द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। जब आपको कल रीजन्स पढ़ाए जा रहे थे, कारण पढ़ाए जा रहे थे, तो उसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और फिलॉसफिकल रीजन्स बताए गए थे और उस रीजन्स के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था, जिसके कारण ये क्रांति के रूप में तैयार हुआ। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। हमने पीछे बताया था कि राजकोष, जब लुई 16वां गद्दी पर बैठे तो उनका राजकोष रिक्त था। 2 अरब लिब्रे, यानी वहाँ के रुपया का नाम है, 2 अरब लिब्रे कर था। और उसके बाद तो अमेरिकी रिवॉल्यूशन में हेल्प के कारण 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। तो टोटल 12 अरब लिब्रे का कर था और उसके जो लैंड होल्डर्स थे, अब वह जो है उस पर अपना टैक्स, यानी एक प्रकार से कहें कि ब्याज मांगना शुरू कर दिए थे। परिणाम राजा ने यह निर्णय लिया कि अब फ्रांस में नए कर लगाए जाएंगे या करों की वृद्धि की जाएगी। और ये भी आपको बताया गया था, वहाँ का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो पहले और दूसरे स्टेट्स को जो बर्थ प्रिविलेंस थे, यानी जन्मजात विशेषाधिकार थे, उसके तहत उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स देने का वर्ग सिर्फ एक था और वो था तीसरा वर्ग। तो ये जो नए कर बढ़ने वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट पर थे, ना कि पहले और दूसरे पर। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल, आपसे पूछा जाए स्टेट्स जनरल है क्या, तो ये याद रखना है, ये फ्रांस की संसद है, ठीक है ना। कभी पूछा जाए कि फ्रांस की संसद का नाम क्या है, तो आपको यही बताना है, फ्रांस की संसद का नाम स्टेट्स जनरल है। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। यहाँ से देखते चलिए। ऑन 5 मई 1789 लुई 16वां कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, यानी न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास करने के लिए इन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसके बाद है एज रिप्रेजेंटेड हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स, यानी प्रतिनिधियों के मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधियों को आमने सामने कतार में बिठाए गए, यानी 300 डेलीगेट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स वेयर लाइन अप फेस टू फेस, यानी आमने सामने बैठाए गए। 33 स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि, यानी 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए, यानी कि द 600 डेलीगेट्स यानी मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक, यानी उन सीटों के पीछे उनके खड़े होने की व्यवस्था की गई। किसान, कारीगर और औरतों को सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी वही है प्रेजेंट्स आर्टिसियन एंड वुमेन वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। आगे है, इस स्टेट्स के प्रतिनिधि अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित थे, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें जो लोग शामिल हुए थे वो कौन कौन थे कि एजुकेटेड थे और मतलब समृद्ध थे, या कहें कि प्रॉस्पोरस थे, या धनी थे, या समृद्ध लोग इस स्टेट्स पे शामिल थे। अब आगे नियम क्या था? अभी तक जो नियम होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाना है तो उस पर कैसे नियम कानून होते थे उस पर। तो जनरल स्टेट्स के नियम के अनुसार
प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी आपको बताए एक वर्ग मतलब वहाँ का समाज 3 वर्ग यानी 3 स्टेट्स में बटा था। पहला बताए थे क्लर्गी था यानी कि कुलीन वर्ग था, दूसरा मतलब क्लर्गी था पादरी था, दूसरा नोबेल्टी था यानी कुलीन था, और तीसरा जनरल पीपल्स थे यानी जनसाधारण के लोग थे। तो यहाँ भी इन तीनों स्टेटों की बात करें तो इन तीनों स्टेट्स के को एक एक वोट देने का अधिकार होता था। तो जब नए कर आपको बताया गया कि इन 3 स्टेट्स में जो प्रथम सेकंड और थर्ड स्टेट्स हैं, अगर इन 3 स्टेट्स की बात करें यानी प्रथम यानी फर्स्ट, द्वितीय यानी सेकंड और तृतीय, इन तीनों को एक एक मत देना हो तो इनको तो टैक्स देना नहीं था। इसलिए ये दोनों टैक्स नए करों के पक्ष में मतदान करते थे और बहुमत हो जाता था 2/1 यानी जिधर बहुमत ज्यादा है वो पारित हो जाता था टैक्स। लेकिन आपको पीछे बताया गया रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू के विचारों से लोगों में ऐसी भावना तैयार हो गई थी कि सबको समान अधिकार की बात करने लगे थे। तो अभी तक था स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स इन द पास्ट हैड बीन conducted according to the principle that each state had 1 votes यानी प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अंतर क्या हुआ, पहले क्या था एक वर्ग वोट डालता था यानी कुल 3 वोट होते थे। अब क्या है कि ये अलग अलग सभी कैंडिडेट्स, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 1200 कैंडिडेट्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन ओरिजिनल में 1214 कैंडिडेट्स स्टेट जनरल पे होते थे। लेकिन हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे तो टोटल कैंडिडेट्स 1214 होते थे, जिसमें इनकी बात करें तो इनकी संख्या जो है 612 होती थी। ठीक है, इधर 289 होती थी, शेष 2-3 स्टेट में जो बचते थे वो होते थे। लेकिन यहाँ पर 300 दिया है तो हम 3 और 600 पढ़ाते हैं। तो मतलब 300, 300 और 600। अब 3, 3, 6, 3, 9 यानी 12 या कहें कुल इस तरह समझें कि 1214 वोट पड़ने हैं। अब 3 की जगह इन कह रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा यानी हर एक सदस्य एक मत देगा। यानी बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स डिमांड द वोटिंग नाउ वी कंडक्ट बाय असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव ऑन वोट यानी प्रत्येक कैंडिडेट को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था यानी विच वाज ए डिमांड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। पीछे हमने बताया इन पर इनका प्रभाव आने लगा था। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया यानी व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स यानी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के इस प्रपोजल को उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया यानी व्हेन द किंग रिजेक्टेड टू प्रपोजल। आगे तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए यानी मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स वॉल्कड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट यानी विरोध करते हुए असेंबली के बाहर चले गए। नेक्स्ट है टेनिस कोर्ट की शपथ यानी जब थर्ड स्टेट के लोग असेंबली से बाहर चले गए तो उन्होंने आगे कार्य क्या किया कि 20 जून 1789 को ये सभी थर्ड स्टेट यानी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मिराबे और आबेसिये के नेतृत्व में वर्साय के एक मैदान है जिसे इंडोर टेनिस कोर्ट कहते हैं। इंडोर टेनिस कोर्ट का मतलब टेनिस खेलने का जो मैदान है। टेनिस एक तो कमरे के अंदर खेला जाता है या कहें एक पैक
ग्राउंड्स पे खेला जाता है, और उस ग्राउंड को, टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान को पिच कहते हैं, तो टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं। तो ये सभी थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून 1789 को मिराबेau और अबेसिये के नेतृत्व में कहाँ, इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। यानी ऑन 20 जून 1789 representative of the third states led by Mirabeau and Abeille gathered at the indoor tennis court in Versailles। यानी जो वर्साय का जो टेनिस कोर्ट का मैदान था, उसमें 20 जून को ये सभी क्या हुए, इकट्ठा हुए या एकत्रित हुए। इनके बारे में पूछा जाए, मिराबेau कौन है, अबेसिये कौन है, तो मिराबेau एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था जो जन्मजात विशेषाधिकारों का विरोधी था। अबेसिये भी एक पादरी था, यानी कि क्लर्गी था, और वो भी चाहता था कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये नोबेलिटी था और ये क्लर्गी था, ठीक है ना। आगे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर यह शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उन्होंने मतलब थर्ड स्टेट्स के लोगों ने ये शपथ ले ली कि जब तक हम अब एक नया संविधान नहीं बना देंगे जिसमें फ्रांस के सम्राट की शक्तियां कम हो या घटाई जाएंगी, तब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। यानी द डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली एंड टुक एंड ओथ दैट द असेंबली वुड नॉट बी dissolved, unit a constitution which would reduce the power of the emperor was prepared। ठीक है ना। यानी जब तक हम नया संविधान, नई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड नहीं कर लेते जिसमें सम्राट की शक्तियों को क्या करें, डिसॉल्व करें या कम करें, उससे पहले हम इस असेंबली को भंग नहीं करने वाले, समाप्त नहीं करने वाले हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट की शपथ। कभी भी शार्ट में 2 नंबर में पूछा जाए टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है, या व्हाट इज द टेनिस कोर्ट ओट्स यानी शपथ, तो आपको उसमें इसी के बारे में लिखना है कि 20 जून को टेनिस कोर्ट के मैदान पे आए और इन्होंने एक शपथ ले ली, बस इतने कहानी है इसकी। अगला है बास्टील जेल फॉल्स, यानी बास्टील जेल का पतन। तो इधर असेंबली घोषित कर अपने आप को ये चाह रहे थे कि इन्हें कानून बनाने का अधिकार मिल जाए, और इसी बीच में कुछ और परिवर्तन हो रहे थे, इनके बारे में देखेंगे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित था, यानी पूरे फ्रांस में आंदोलन की लहर दौड़ रही थी। यानी while the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। यानी कि जिस समय फ्रांस का संविधान तैयार करने में नेशनल असेंबली बिजी थी, उस समय फ्रांस आंदोलित हो रहा था, ठीक है ना। साथ में कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। यानी ए सेवर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोस ऑफ्टन ब्रेकर मतलब पावरोटी बनाने वाले या पावरोटी की दुकान से मतलब है, इसको आगे देखेंगे। परिणामतः ब्रेकर जो है जमाखोरी करके रेट बढ़ाते हैं। ऑफ्टन ब्रेकर एक्सप्लॉइटेड द सॉल्यूशन एंड हार्डेड सप्लाईज, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि पावरोटी की कीमतें आसमान छूने लगी, तो बेकरी के जो मालिक थे इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, जमाखोरी करने लगी, यानी हार्डेड सप्लाईज करने लगे। यानी सॉल्यूशन क्या है कि मतलब एक प्रकार से उसकी जमाखोरी या इकट्ठा करना शुरू कर दिए।
ठीक है ना। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। आफ्टर स्पेंडिंग हावर इन लॉन्ग क्विज एट द ब्रेकरी, crowd of angry women stormed into the shop। यानी कि घंटों भर औरतें जो है इस ब्रेड की दुकान पर खड़ी रहीं, और जब उन्हें ब्रेड नहीं मिला तो गुस्सा कर उन्होंने क्या किया, दुकान पर धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ क्या था कि सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। यानी कि एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रॉप्स टू मूव इनटू पेरिस। यानी कि अपनी जो सेना है उसे जो है पेरिस में आने का आदेश दे दिया था, या उसे यह कहा था कि वो पेरिस में आए, जिससे फ्रांस के लोग आतंकित हो रहे थे या डर रहे थे। इधर हम लोग टेनिस कोर्ट पे बैठे हैं और एक संविधान बनाने का शपथ ले चुके हैं, और दूसरी तरफ जो है महिलाएं वर्साय पर की दुकानों पर धावा बोल रही हैं। परिणाम जो राजा है लुई 16वां है, वो सेना को वर्साय पर बुलाकर कहीं सभी क्रांतिकारियों का अंत कराने की योजना में न हो। इसलिए क्या हुआ कि जो क्रुद्ध भीड़ थी, परिणामतः क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तील जेल पर धावा बोलकर उसे ध्वस्त कर दिया। ऑन 14 जुलाई 1789 द agitated crowd stormed and destroyed द बास्टिलिया। यानी वही है, बास्तील कर दीजिए, द बास्तील फेस्ट विथ, इतना ही रखिए पहले, द बास्तील यानी ध्वस्त कर दिया अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का। इसको रोक दीजिए थोड़ा, ये याद रखना है। 14 जुलाई 1789 हमने आपको शुरू में जैसे ही बताया था फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो हमने वही डेट बताई थी, 14 जुलाई 1789। यानी अगर कहें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये फर्स्ट घटना है, या कहें कि पहली घटना है जब लोगों ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का रीजन क्या था कि जब लोगों को लगा कि राजा पेरिस में सैनिक को बुला रही है और उस सैनिक के आने से उनके इस शपथ का या लोगों के विरुद्ध, क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण हो सकता है, तो उन्होंने इस बास्तील जेल पर धावा बोला, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि इस बास्तील जेल पर भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र आदि रखे हैं और उन अस्त्र शस्त्रों को लूट कर उन शस्त्रों के माध्यम से वह उनसे लड़ने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसके लिए इन्होंने यह धावा बोला था, और ये फर्स्ट घटना है यहाँ की। इसीलिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है इसी से माना जाता है, बास्तील जेल का पतन। यानी पूछा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है बास्तील जेल फॉल से, या बास्तील जेल डिस्ट्रॉयड से, या बास्तील जेल के पतन से। आगे, जैसे ही बास्तील जेल ध्वस्त किया गया, पूरे फ्रांस में आंदोलन बहुत तेजी से फैल गया। जगह जगह जन विद्रोह होने शुरू हो गए और राजा उससे डरने लगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ 90% तो किसान थे, 5% में मध्यम वर्गीय जनसाधारण वर्ग के लोग थे, जनरल पीपल के। यानी टोटल कितने थे थर्ड स्टेट के लोग, 95%। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इनके टोटल संख्या कितनी थी, 5%। जब 95% लोग विद्रोह करने पर उतर जाएंगे तो 5% लोगों की हिम्मत तो छूट ही जाएगी। परिणाम राजा क्या हुआ, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः 33 स्टेट को, या जो यहाँ पर बताया गया था 33 स्टेट है, इस 33 स्टेट्स को नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी, या नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा कर दी। यानी फेस्ड विथ द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16वां फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली, यानी फाइनली उसे नेशनल असेंबली की मान्यता प्रदान कर दी। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेशनल असेंबली कौन कौन से प्रस्ताव लाती है और उसके आगे कौन सी घटनाएं होती हैं।